लास्ट क्लास में हमने सिंगल एंट्री सिस्टम की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मेरे ख्याल से कोई एब्सेंट था, शायद कोई एब्सेंट नहीं था। ठीक, तो यहाँ पर एक बात समझी थी, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो हमने देखा कंपैरिजन मेथड, है ना, कंपैरिजन मेथड देखा था जिसमें हमने क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को आपस में कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस निकालना सीख लिया था। फिर उसी में एक टॉपिक और छोटा सा देखा था कि कैपिटल्स को निकाला कैसे जाए। कंपैरिजन मेथड के बाद देखा था कि ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी हो कैसे करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी हो तो इसमें हम क्या करेंगे। तो उसके लिए एक ही काम करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। ये क्या है? ये बैलेंस शीट ही है, लेकिन इसका नाम बैलेंस शीट इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि यह एस्टिमेटेड बेस पर बनाया जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एस्टिमेटेड वैल्यू की। ठीक है, तो इतना तो काम हो गया। इनसे हमने प्रॉफिट लॉस निकाल दिया था और हमारा काम ख़त्म। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ठीक है सिंगल एंट्री ही कर रहे हो लेकिन प्रॉपर डबल एंट्री वाले तरीके से चल के दिखाओ। सिंगल एंट्री कर रहे हो लेकिन डबल एंट्री करके, मतलब हमारे पास सिचुएशन है कि हमें तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मौजूद है नहीं हमारे पास। सिंगल एंट्री सिस्टम हमें रिकॉर्ड तो ये सारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दिए गए हैं, है ना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दे दिए हैं। अब हमसे कोई कहता है कि भाई कंपैरिजन वाला नहीं, कंपैरिजन वाला नहीं करना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाना, अंदाज़ा नहीं लगाना, एग्जैक्टली बताओ कितना हमारा प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिंगल एंट्री को कन्वर्ट करेंगे डबल एंट्री सिस्टम पर। कर दिया कन्वर्ट। जब डबल एंट्री सिस्टम में आएंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगी जर्नल एंट्री, यहाँ मिलेगा लेजर, बोलो ट्रायल बैलेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनल अकाउंट। ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। जर्नल एंट्री का खास कुछ काम है नहीं क्योंकि एंट्रियां हो चुकी हैं। ठीक, लेजर नहीं बने थे तो लेजर अब बनाएंगे हम इसे, अब इसे हम मेंटेन करेंगे। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो जिसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता हम उसमें क्या ही भरेंगे, तो ट्रायल बैलेंस वाला काम नहीं करेंगे। लास्ट काम बचेगा फाइनल अकाउंट। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मौजूद है हमारे हाथ में उतने के बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाएंगे। और फाइनल अकाउंट बनाने का मतलब प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनेगा, अब बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है ना। कहने का मतलब अब झगड़ा लड़ाई नहीं होगी, अब होगा युद्ध। क्लियर हो गया। तो ये है, इसके लिए अब मूव करना है आगे। अब इसी काम को करने के लिए जर्नल एंट्री से, जर्नल एंट्री तो नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे, लेजर। लेजर से और फाइनल अकाउंट तक का रास्ता तय करने के लिए हमारे पास आधी अधूरी जो इन्फॉर्मेशंस हैं
उन्हीं के बेसिस पर पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। और हम तो भारत वाले हैं, हमारे पास तो थोड़ा सा इतना सा ही सामान हो उतने में जुगाड़ बना देते हैं, होता है ना। तो ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। करना सीखें। तो ये ICI हमें सिखा रहा है टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग कंप्लीट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये टेक्निक्स पिछली क्लास में भी देखा था, एकदम स्टार्टिंग में ही आ गए थे। 5 टेक्निक्स हैं। तो पहला काम जनरल टेक्निक्स। तो जनरल टेक्निक्स क्या है कि अब जैसे कोई हमसे कहता है कि भाई नकद सामान ख़रीदा था, उधारी इतने की है, तो इसका मतलब बाकी का पेमेंट हो चुका है, मतलब सेल करा था हमने, सामान बेचा था, उधारी इतने की है, उधारी इतने की है। अब मुझे टोटल सेल्स पता है, उधारी इतने की है, तो कैश सेल पता चल जाएगा। या टोटल सेल पता है, कैश का अमाउंट पता है कि इतने का, तो उधारी का अमाउंट पता चलेगा। ये एक जनरल तरीके हैं बचे हुए फिगर्स का पता लगाने का, ठीक है। तो यहाँ से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं, बस यहाँ पर यही बताया गया है कैश बुक बनाना होगा तो अपने कैश ट्रांजैक्शंस का ध्यान रख लो, कैश बुक बन के आ जाएगी हाथ में, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट बना लेना, समझे। मतलब कुल मिला के कुछ इम्पोर्टेंट अकाउंट्स हैं, उन्हें तैयार करने हैं तुम्हें। पहला तो कैश बुक, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा जो है कि डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। और एक आधा अगर एसेट्स वगैरह का अकाउंट बनाना है तो वो बने। इतने ही अकाउंट बनेंगे बस। कंप्लीट रिकॉर्ड बनाने के लिए एक तो कैश बुक बनाना पड़ेगा। अब कैश बुक के लिए जो भी छोटी मोटी अठन्नी चवन्नी इन्फॉर्मेशन दी है उसी के बेसिस पे चला जाएगा। दूसरी बात प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, है ना, जिससे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग के फिगर्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। और भी अगर कोई बुक्स हमें दिख रही हो, है ना, अदर बुक्स अगर दिख रही हो, उनके इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है तो वो भी बना लेंगे, है ना। इन बेसिस पर इनके अकाउंट बना देंगे, बात ख़त्म। एट द एंड पॉसिबल हो पाएगा कि हम ट्रायल बैलेंस बना सकें, जो कि मैंने बोला कि ट्रायल बैलेंस पॉसिबल हो सकता है कि बनाया जाए। और स्टूडेंट्स को एडवाइस दिया जा रहा है बाय द ICAI कि जो ट्रायल बैलेंस बनाओगे इज़ एट will as it will bring out any mistake committed while making the above adjustments. स्टूडेंट्स को एडवाइस दिया जा रहा है टू प्रिपेयर अ बैलेंस ट्रायल बैलेंस एज इट विल ब्रिंग आउट एनी मिस्टेक कमिटेड। बना लेना ट्रायल बैलेंस, जितनी ही इन्फॉर्मेशन दी है उतने में ही बना लेना, क्या पता कुछ मिस्टेक उसमें से निकल के आ जाए बाहर, कुछ कमी महसूस हो जाए और निकल के आ जाए बाहर, है ना। तो ये बात है, यही है तुम्हारा जनरल टेक्निक, और मेरे ख्याल से ये हर कोई अपना सकता है ना। चलो इतना काम कर दिया। अब आगे की कहानी कि अब कैश बुक अगर डेराइव करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे। कैश बुक डेराइव करने का मतलब है कैश अकाउंट बनाना, डबल कॉलम वाला, चाहे सिंगल कॉलम बना लो चाहे डबल कॉलम बना लो, वो तो तुम्हारी इच्छा है। देखो ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रखा है, ये है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें तो समझाने की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, ये सब पुराना प्यार है। अब जब डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो उसमें सब चलेगा। यहाँ पर भी
ये एक एग्जाम्पल दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट अ फर्म रिलेटिंग टू 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 में एक फर्म के से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है ना। अब लास्ट में है नाउ प्रिपेयर द कैश एंड बैंक समरी। ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, केवल स्टेटमेंट है, ये सिर्फ स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कैश बैलेंस ओपनिंग का 250 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग का, कैश परचेज, कलेक्शन फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, यानी ये भी पैसा आया है, ये तो गया है, और ये वाला ये आया है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर पैसा आ जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी कैश जाएगा, पेमेंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स कैश जाएगा, एक्सपेंसेस तो कैश जाएगा, फ्रेश कैपिटल ब्रॉट इन तो पैसा आएगा, ड्राइंग करेंगे कैश जाएगा, और ये ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस और ये क्लोजिंग बैंक बैलेंस सब दिया ही हुआ है, बस उठा पटकी कर देनी है ना। ये रहा समरी बना के और सीधे सीधे दे दिया। अभी जो है इसमें पूरा कैश बैलेंस, कैश बुक जब बनाओगे पूरा कैश बुक, तो कायदे से डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाना चाहिए, है ना। एक बार देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो जल्दी। मेरे पास स्पेस नहीं है। क्या करा जाए बोलो। देखिए जी, एक बना ही लेते हैं कैश बुक इतने सही जगह में, और मैं एक रफली ही बना के बस दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या ये डेबिट क्रेडिट बराबर आएगा। कैश बैलेंस 250 रुपये यहाँ आएगा डेबिट में, बैंक ओवरड्राफ्ट तो ये यहाँ आ जाएगा, कैश परचेज तो 3000 आ गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 45,600 रुपये हो गया, और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर तो पैसा आ गया 750, परचेज ऑफ मशीनरी तो पैसा चला गया 12,000, और पेमेंट ऑफ 26,370, एक्सपेंसेस 8,450, और इधर पैसा आ गया 5,000 का 3230। फिर ये दोनों ही बैलेंस इधर आ जाएंगे, है ना, 310 और 1,180। चलो अब जब तुम्हारा काम शुरू, अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया, जल्दी टोटल करो और कितना आ रहा है। इधर कितना आ रहा है टोटल? 51,000। ये वाला टोटल करके 59,940। इधर वाला तो उतना नहीं आया होगा, नहीं आया ना, लेकिन आना तो इतना ही चाहिए। तो सवाल उठता है ऐसा क्यों हुआ। क्लोजिंग तो तुम भूलना ही मत, ये बैलेंस शीट आ चुका है दोनों का। मेन बात कि सारी ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन कैश सेल इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, समझे। पहली जैसा हो गया ये, देखो इस पूरे में कहीं कैश सेल नहीं लिखी। मीन्स कैश बुक का जो बैलेंस आएगा हमारा, कैश बुक का बैलेंस कितना है? 8,340। तो ये हमारा कैश सेल्स है, जो कि क्वेश्चन में कहीं नहीं था। तो इतनी बातें करने के बाद हमें पता चल गया। इसी तरीके से अदर जो सारे हैं उन पे हम काम करेंगे, और कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें निकलती रहेंगी।
इसीलिए इसे अपने पीछे रखता हूँ। अभी तो जाओगे यार, सर खींचो सर, पहले ले लीजिए। अभी कहाँ जाऊँगा मैं? कहीं तो जाओगे सर, आगे आगे आगे। अच्छा और खींचूँ अभी? देखो 2000 मीटर खींच के। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से हर क्वेश्चन में मतलब जो कंटेंट हमें दिए होंगे वहाँ थोड़ी छोटी चीज़ें फाइंड होती रहेंगी और वही छोटी छोटी बातें हमारी फाइनल अकाउंट के लिए पूरी बातें हो जाएंगी। अब देखिए अगला सेल्स लेजर और परचेज लेजर है ना, ये दोनों भी मेंटेन करना पड़ेगा। सेल्स लेजर बनाएंगे तो इससे हमें कहीं ना कहीं पता चलेगा कि क्रेडिट सेल कितने का हुआ है, क्रेडिट सेल्स कितने का हुआ है, यानी क्रेडिट सेल बोले तो डेटर कितने के हैं। ऐसे ही जब परचेज लेजर बनाएंगे तो इससे हमें पता चलेगा क्रेडिट परचेज, यानी कि क्रेडिटर्स, है ना। बाकी सारी बातें ध्यान रखनी हैं। जैसे सेल पे भी अगर देखें तो ये बता रखा है कि कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस क्या है, सेल्स कितने की करी है उसने कितने का डिज़ोनर करवा दिया, टोटल डेबिट कितने का है, उससे पैसा कितना मिल गया, उसको हमने डिस्काउंट कितना दिया, उसने हमें बिल कितने का दिया, हमने रिटर्न कितने का आ गया, कितना हमारा पैसा डूब गया, टोटल क्रेडिट कितने का था, अब कितना बैलेंस बच रहा है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि हर एक कस्टमर का ये सारा डिटेल रखते हैं। फिर जब हम अपना डबल एंट्री बनाने जा रहे हैं तब तो हम हर कस्टमर के पूरी कुंडली खंगालना बैठ जाते हैं, जो उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाए सब निकालेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ये बात हो गई, आगे बढ़े। अगर आगे बढ़ा जाएगा तो ये छोटा सा परफॉर्मा दिया हुआ है, परफॉर्मा दिया हुआ है टोटल डेटर अकाउंट के लिए, यानी कि सेल्स लेजर। सेल्स लेजर का हमें एक तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। तो जब डेटर अकाउंट बनाया जाएगा तो उसका अपना ओपनिंग बैलेंस होगा, उसको हमने और सेल किया है लिख देंगे, उससे अगर कुछ पैसा आया है तो क्रेडिट में। देखो डेटर अकाउंट तो ऐसे ही बनेगा ना, एक छोटा सा लॉजिक ही समझना है। डेटर क्या है? एसेट्स है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, और अगर कुछ ऐसी बातें हो रही है जिससे डेटर बढ़ रहा है तो डेबिट में लिखते चले जाएंगे, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं जिससे डेटर घट रहा है तो क्रेडिट में लिखते जाएंगे। जैसे कैश पेमेंट कर दिया या बैंक पेमेंट कर दिया, हमने उसे डिस्काउंट दिया तो भी तो डेटर कम होगा, उसने हमें बिल थमा दिया तो भी वो कम हो जाएगा, डूब गया तो भी डेटर कम हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये अब सेल करेंगे तो डेटर बढ़ेगा, अगर डिज़ोनर हो गया तो फिर से डेटर बढ़ जाता है। डिज़ोनर के केस में तो बढ़ जाएगा ना वापस। उसने हमें बिल दिया था, हमने ले जाकर बैंक में लगा दिया था, जब बिल दिया था तो डेटर कम हो गया, हमने बैंक में लगाया, अब बैंक ने बाउंस मार दिया, अब उसने हमें दिया, हम इसे वापस देंगे, तो ये जो घटा था ये फिर से बढ़ जाएगा। है ब्याज वगैरह अगर लगा देते हैं, ब्याज वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली जब बाउंसिंग हो गया है तो ब्याज लेंगे ना उससे, तो उससे और डेटर बढ़ जाता है। हो गए? एट द एंड इसी सब अकाउंट को बनाने के बाद क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। अब मुद्दा ये है कि इस डेटर अकाउंट को बनाते वक्त इस सेल्स पर ध्यान रखना है। ये सेल क्रेडिट सेल है, समझे मेरी बात? हो सकता है क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया हो लेकिन सेल्स ना दियो, समझ गए मेरी बात? दैट मीन्स कि ये बैलेंसिंग फिगर होगा। जैसे पीछे हुआ, वहाँ से कैश सेल मिल गया, कैश बुक से कैश सेल मिला था, और डेटर अकाउंट से बना के क्रेडिट सेल मिल जाएगा।
और जब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सेल हो जाएगा, ट्रेडिंग का पार्ट हो गया। आया मज़ा? आ गया। चल अच्छी बात। तो ये एक तो ये हो गया सेल्स लेजर से क्रेडिट सेल यानी कि डेटर अकाउंट से। तो क्रेडिट सेल कहाँ से मिला हमें? डेटर अकाउंट से मिल गया। ऐसे ही क्रेडिट परचेज कहाँ मिलेगा? तो क्रेडिटर अकाउंट से मिल जाएगा। ये एक छोटा मोटा क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे खींच देते हैं। ये तो डेटर ही वाला है, इसे छोड़ो। हाँ तो खींचना ही तो है। ये हम करेंगे ना। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अमाउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। अच्छा क्रेडिट सेल तो दे दिया, हाँ, तो अब बैड डेट निकालना है। तो ऑब्वियसली फॉर्मेट में पुट करोगे और बैड डेट आ जाएगा। डेट आ जाएगा। तो डेट कुल मिला के तुम इस बात को फॉर्मेट ऑफ डेटर अकाउंट कह सकते हो। यस सर। तो ये तुम बनाओगे, होमवर्क में कर लेना। ये क्या हो गया? ये फॉर्मेट ऑफ डेटर्स अकाउंट। ये फॉर्मेट याद रहेगा तो तुम कोई भी मिसिंग फिगर फाइंड कर सकते हो। तो आगे बढ़ें। ये भी देखिए परचेज लेजर बनाना है, परचेज लेजर बनाएंगे और उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो पहले ही क्रेडिटर अकाउंट बना लो, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, परचेज मिल जाएगा। बिल्कुल वही है, डेटर अकाउंट ही है, बस उल्टा हो जाएगा अब, है ना। ओपनिंग बैलेंस, परचेज और बिल्स पेबल डिजोनर, और कैश पेमेंट कर दी, परचेज रिटर्न कर दिया, बिल्स पेबल हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस है। समझ में आ गया ना, सारा उल्टा हो गया। इसमें से हमें हो सकता है क्रेडिट परचेज मिल जाए, क्रेडिट परचेज मिल जाए, या अगर क्रेडिट परचेज गिवन होगा तो कुछ और मिल सकता है, जैसे मान लो परचेज रिटर्न का पता चल जाए। यानी कि कुछ भी इनमें से जो फिगर्स रख दिए हमने, रख दिए, उनके वैल्यू रख दी, और जो बचा हुआ है मिसिंग फिगर में वो मिल जाएगा हमें। एक का दूसरे से कनेक्शन, इसे भी फॉर्मेट के रूप में रख लेना। ये कॉपी में लिखना है सारा। फॉर्मेट ऑफ कैश अकाउंट, चलो कैश अकाउंट का तो छोटा सा फॉर्मेट है, जब कैश बुक पढ़ाया था तभी बता दिया था। फॉर्मेट ऑफ डेटर अकाउंट, ये अभी तक नहीं पढ़ाया ना। फॉर्मेट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें काम आएंगी आगे। डेटर अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट परचेज मिल जाएगा, और भी कोई अकाउंट बनाओगे तो जो अकाउंट बनाओगे वही मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट क्रेडिट परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 5 लाख, पेमेंट मेड इन कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड। जो नहीं दिया वो निकलेगा। बात क्लियर हुई? तो हमने सेल्स लेजर बना लिया, परचेज लेजर बना लिया। अभी हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट के। नॉमिनल क्या होता है? एक्सपेंस और इनकम, है ना। तो अब उनके लिए भी चाहो तो अलग अलग अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक ही बार में बना लो तो कोई उससे प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नॉमिनल अकाउंट का एक फॉर्मेट दिखा रखा है, जिसमें एक इधर तो हम अपने सारे एक्सपेंसेस को लिख लेंगे, एक्सपेंस या इनकम को लिख देंगे। उसके बाद कैश एंड पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यानी कि वो खर्चा कितने का है, कैश में कितने का है।
बैंक यानी ऑनलाइन में कितने का है, तो कैश कितना पे कर रहे हैं या कितना आ रहा है वो लिख दिया, बैंक से कितना पे कर रहे हैं। बैंक से कितना पे कर रहे हैं या कितना आ रहा है वो लिख दिया। पेड आउट ऑफ अक्रूड, जितना देना था उतना दे दिया। हाँ, पिछला बकाया अगर कुछ था तो उसमें हमने कुछ दिया है ना, या हमें कुछ पिछला बकाया मिला है, इस तरह से वो हो जाएगा। ये क्या है, मल्टीप्लाई 5 के ऊपर है। मल्टीप्लाई 5 नहीं है, वो 5वां स्टेप है। तीनों को जोड़ देना है। हाँ कैश पेमेंट, जैसे रेंट एंड टैक्स को देखें, देखो रेंट एंड रेट्स को देख लें अगर हम, तो कैश पेमेंट 2200 रुपये, बैंक ऑनलाइन पेमेंट 300 रुपये, 2500 हो गया। 100 रुपये अक्रूड, पेड आउट ऑफ अक्रूड, जितना बकाया उसमें से 100 रुपये पे कर दिया, तो दिक्कत तो नहीं, ये हो गया इतना। तो आगे बढ़ते हैं, तो कुल मिला के 2600 रुपये हुए। कोई अगर पहले से पेमेंट कर रखी है, कहने का मतलब 26 तो पे करने हैं, कुछ पहले से पे कर रखा है 150 रुपये, तो माइनस कर देंगे, तो अब हमारा रेंट एंड रेट्स 2450 रुपये है। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब आसान है, ऐसी बात नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा अपना लॉजिक वाली बात है। कैश पेमेंट 2200, ऑनलाइन पेमेंट 300 और पिछला बकाया पेमेंट 100, ऐसे बनाना है ऐसे। 2600 रुपये हो गया। उसमें 150 रुपये अगर कुछ प्रीपेड कर रखा है, पहले से ही पे कर रखे हैं, तो माइनस कर देंगे, तो 2450 रुपये बच रहा है। अब यहाँ पर गिवन सम अदर इंफॉर्मेशन हाउ टू कंप्यूट क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल, ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल दोनों निकालना होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन तो क्रेडिट परचेज निकालना है, तो यहाँ सेल्स से रिलेटेड सारी बातें होंगी, परचेज से ही रिलेटेड सारी बातें होंगी, और क्रेडिट सेल निकालना है तो यहाँ सेल्स से रिलेटेड सारी बातें होंगी, समझे। यानी परचेज अकाउंट बनाएंगे, अगर परचेज अकाउंट बना देते हैं तो क्रेडिट परचेज मिल जाएगा, और वही सेल्स अकाउंट बना देंगे तो क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। इसे लेजर से ना, वही जो पीछे भी बताया ना फॉर्मेट, उसी, हाँ, क्या कर दिया। या इसके लिए क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिट परचेज करोगे तो क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, और क्रेडिट सेल पता लगाना है तो डेटर अकाउंट बना लो, फॉर्मेट तो वही है। ये तो क्वेश्चन है, मतलब अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। क्रेडिटर अकाउंट और डेटर अकाउंट अभी बताया था ना, बस वही अकाउंट बनाना है, उस वो वही फॉर्मेट रखना, और उस फॉर्मेट की जो यहाँ बातें दे रखी हों उन्हीं बातों को उस फॉर्मेट में रख देना है। ऐसे रखना सेम। हाँ, फॉर्मेट में बस वैल्यूज रख देनी है, जिससे हमें क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर में फाइंड हो जाएगा। अगला चौथा वाला जो टॉपिक था वो था एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस और ड्राइंग के बीच डिफरेंस। बिजनेस एक्सपेंस तो बिजनेस का ही है, ड्राइंग पर्सनल एक्सपेंस हो गया, ड्राइंग हो गया पर्सनल एक्सपेंस, कोई दिक्कत। लेकिन हमने क्या करा होगा, जब रिकॉर्डिंग करी होगी तो कौन बिजनेस एक्सपेंस कौन पर्सनल एक्सपेंस सब दिखा दिया होगा, हुआ होगा ना, उन्हीं को छाटना है। While completing account from incomplete record, it is necessary to scan the business transactions carefully to identify the existence of drawings। हमें सारी ट्रांजैक्शंस को बहुत ध्यान से छाटना पड़ेगा कि उनमें से ड्राइंग्स को पता लगा सकें और अलग दिखा सकें। बात क्लियर है?
चलो देखो, मेन आइटम्स ऑफ ड्राइंग, ये कुछ ड्राइंग के आइटम्स हैं बता रखे हैं। जैसे रेंट ऑफ प्रमाइस, मालिक के अपने खुद के घर का रेंट है, विच इज़ यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल एज वेल एज बिजनेस पर्पस, दोनों ही पर्पस में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसकी वैल्यू अलग निकालनी होगी, और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो रहा है तो उसके लिए अलग निकालना होगा। जैसे मान लो किसी ने घर ले लिया है, हैं 4 कमरे हैं और रेंट दे रहा है 16,000 रुपये, चारों कमरे का 4-4 हज़ार रुपये रेंट। अब अगर एक रूम में वो रहता है और 3 रूम अपने बिजनेस पे डाल दिए हैं, तो क्या छटनी नहीं कर पाएंगे हम? कर देंगे ना। 12,000 रुपये जो रेंट है वो बिजनेस का हो गया और 4,000 रुपये ड्राइंग हो गई। इसके बाद कॉमन इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल, भाई टेलीफोन लगे होते हैं तो कुछ तो बिजनेस के पर्पस के लिए खर्चे हो रहे हैं, बिल आ रहा है उसका बिजनेस के पर्पस का ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ अपना पर्सनल भी तो आ रहा होगा, और जो पर्सनल आ रहा होगा वो अलग करना पड़ेगा एज ए ड्राइंग। है कितने बड़े बड़े जो मेन था वो तो मैंने बता दिया, नहीं है, बड़े हैं हार्ड नहीं है। जो मेन था वो मैंने समझा दिया। अब वो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में आएगा बस, बहुत बड़ा मतलब एक ही क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें आनी है। मैंने अभी अलग अलग बताया, डेटर अकाउंट अलग बनाओ, क्रेडिटर अलग बनाओ, कैश बुक अलग बनाओ। खत्म चैप्टर ही यार, मैं तो सोच ही रहा था कि ख़त्म कर दूं। बस बता दी तो ये तो पता ही है, ड्राइंग अलग करना है हर चीज़, जैसे मैं बता दूँ। वही अलग अलग करने हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, प्रोप्राइटर अपने पार्टनर का दे दिया लाइसेंस, पार्टनर है ना, मिला जुला के देते हैं कई बार। तो अपना बिजनेस का अलग कर दो और पर्सनल अलग कर लो। तो ये सारी ही चीज़ें अलग अलग करके और छटनी की जाती हैं। तो जब छटनी हो जाती है तो सारा ड्राइंग मिला के एक सिंगल अमाउंट हो जाता है, और बाकी जो बिजनेस के एक्सपेंस है वो सारे बिजनेस एक्सपेंस अलग अलग करके दिखा दिए जाते हैं। बाकी आएंगे लास्ट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स, यानी कि कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ, यही बताया ना, शुरू में ही बताया था अभी। क्रेडिटर अकाउंट बनेगा लायबिलिटी के लिए। बाकी जो आउटस्टैंडिंग वगैरह है उसके लिए तो अभी पीछे बताया नॉमिनल अकाउंट बनाने को, नॉमिनल अकाउंट जो बताया था उससे आउटस्टैंडिंग का पता चल जाएगा।